Respected friends, मैं शाहबाज रशीद खान. I welcome you all on my YouTube channel Ultimate History. As last time we have been discussing about the disintegration or we can say the collapse of the Mughal Empire, और हमने देखने की कोशिश की है कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म था which was being provided by the later Mughals or what were actually the policies which were being imposed and implemented by the later Mughals which led the complete collapse of the mighty Mughal Empire. ऐसे कौन से रीजनर्स थी, ऐसे कौन सी चीजें थी जिनकी वजह से या ऐसे कौन से ऐसे पॉलिसीज थी या लॉज थे विच वर बीइंग इम्प्लीमेंटेड और वी कैन से जो चीजें लेटर मुगल्स ने ऐसे कौन से कानून लाए या ऐसे कौन से उन्होंने स्टेप्स उठाए एडमिनिस्ट्रेशन में जिसकी वजह से कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होने लगी एम्पायर की, और किस तरह से लेटर मुगल्स थे उनमें कौन सी वीकनेसेस थी हमने देखने की कोशिश की, हमने नेचर ऑफ नोबिलिटी को देखने की कोशिश की. और आज यहाँ पर हम इस वीडियो में सम अप करेंगे. टुडे इन दिस वीडियो विल सम अप द कॉजेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर. अब हम इन जनरल देखेंगे कि व्हाट वर एक्चुअली द कॉजेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन. जो ये जवाल हुआ, जवाल के असल में क्या क्या कॉजेस रहे, व्हाट वर एक्चुअली द कॉजेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर. तो काज में सबसे पहले मैं आपको बोल दूं, हमारे पास इसमें 4 से 5 बड़े काज बन जाते हैं जब हम मुगल एम्पायर की बात करेंगे, क्योंकि हमने परसों ही देखा कि जो लेटर मुगल्स थे उन्होंने किस तरह से एक इन्वायरमेंट जो हमारे पास प्रोवाइड कर दिया था, एक ऐसा उन्होंने एक पॉलिटिकल सिनेरियो हमारे पास रख दिया था जिससे ये आया था कि दे विल बी गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड, क्योंकि द पॉलिसीज वर बीइंग टेकन और वी कैन से द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच वाज कैरिड आउट बाय द लेटर मुगल्स वाज एविडेंट ऑफ द फैक्ट दैट दे वर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स द डिसइंटीग्रेशन. उस चीज से भी हमें लग रहा था कि नहीं इनका जवाल होने वाला है. तो आज की वीडियो में हम काजेस की बात करेंगे. हियर विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द काजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. तो सबसे पहला काज जो हमारे पास है दैट वाज एक्चुअली द हार्श पॉलिसीज और वी कैन से द वर्स्ट पॉलिसीज ऑफ द औरंगजेब, या हम कह सकते हैं हार्श पॉलिसीज ऑफ सप्रेशन बाय औरंगजेब, या व्हाट वर एक्चुअली द मिस्टेक्स ऑफ द औरंगजेब. ऐसी भी कौन सी गलतियां थी विच आई कंसीडर बाय द मुगल किंग औरंगजेब. कहा जाता है 1707 तक टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब द एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी स्ट्रांग. तब तक टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्ट्रांग इन स्पाइट ऑफ द हार्मफुल और वी कैन से द हार्श पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब. यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब की जब डेथ हो जाती 1707 में तब तक मुगल एम्पायर स्ट्रांग था. लेकिन वी हैव टू सी दैट व्हाट वर एक्चुअली द पॉलिसीज व्हिच वर बीइंग इम्पोज्ड और व्हाट वर एक्चुअली द ऑर्डर्स द लॉज व्हिच वर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय औरंगजेब which were being held responsible for the decline of the Mughal Empire. ये तो सही एम्पायर स्ट्रांग है, लेकिन उन्होंने ऐसी कौन सी पॉलिसी लाई थी जिनकी वजह से जो डिक्लाइन होने लगी एम्पायर. तो यहां पर आप देखिए कि सबसे पहले औरंगजेब जो थे वो चाहते थे, he wanted that the entire India or we can say that the entire empire be controlled under should be taken under the control of one central authority. उनका मानना था कि सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर एक फेज से जो ये कंट्री है ये एक सेंट्रल अथॉरिटी की तरह काम करे, यानी एक यूनियन, देयर शुड बी हैविंग ए यूनियन, एक यूनियन होना चाहिए उसके अंडर ये काम करे. देन व्हाट हैपेंड, फिर ऐसा भी क्या हुआ इस सिलसिले को लेकर. एज डक्कन, जो डक्कन था जिसको हम मराठा एम्पायर बोलते हैं, उस टाइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और ये मुगल्स के अंडर नहीं था. इट वॉज अंडर द रूल ऑफ शिवाजी महाराज, that he was the ruler of Maratha Empire. तो ऐसा ही सेम सिनेरियो अकबर के टाइम में था that there were actually the Rajputs, they too were very strong. But अकबर ने क्या काम किया था अपने टाइम में, he actually maintained the friendly relations, matrimonial relations with these Rajput राजास. तो उन्होंने दोस्ताना ताल्लुकात, उन्होंने शादियां की राजपूत के साथ ताकि so that the administration be carried properly and easily in a smooth way. लेकिन औरंगजेब instead of that he used to suppress them. The Aurangzeb began with the policy of suppression towards the Marathas, and in this way he failed to grasp the fact that the administration, that the forces led by Shivaji and the Maratha Empire were not could not be easily crushed. वो ऐसी फोर्सेस थी जब उन्होंने मराठा जाने की कोशिश की, दक्कन में जाने की कोशिश की, तो he kept untouched from the administration for about 25 years. Which led the complete deterioration of the empire. तो जो औरंगजेब थे उन्होंने 25 साल जो नॉर्थ इंडिया था जहां पर मुगल एम्पायर था इसको छोड़कर वो एक कैंपेन उन्होंने शुरू किया दक्कन में जहां मराठा एम्पायर था उस टाइम,
which was under the domination of under the control of शिवाजी। और उनके साथ वहां पर उनकी जो एक मुठभेड़ रही, एक बहुत बड़ा कैंपेन रहा, एट द एंड उनकी सक्सेस नहीं हो जाती है, एंड फॉर अबाउट 25 years he kept untouched, he left his empire untouched, यहां पर नहीं आए, which led the complete deterioration, यानी कि औरंगजेब का अपने एम्पायर को छोड़ के जाना और वहां से भी नाकामयाबी का सामना करना, इस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक बहुत ही बड़ी वीकनेस आ गई थी। We can say that the wheels of the administration were being demolished, वो जो थे वो डिमोलिश हो गए थे और बाद में वहां पर उनकी डिफीट भी हो जाती है। तो ये हिस्ट्री ने कहा कि एक सबसे बड़ी बेवकूफी थी, एक बहुत ही बड़ी भूल थी जो औरंगजेब ने की कि वो दक्कन में चले गए और वहां पर उनका कैंपेन भी फेल हो गया। पहली बात ये। दूसरी बात, दूसरा जो काम औरंगजेब ने किया, it was against the Rajputs, or we can say against the Hindus. In beginning, we came to know that he had maintained friendly relations with these Rajput Rajas, or we can say with these Hindu rulers. लेकिन बाद में इन्होंने भी अपना नेचर चेंज कर दिया। बाद में पहले इन्होंने राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह, they were given high mansabs into the Mughal administration. लेकिन बाद में इन्होंने उनके खिलाफ भी अपना नेचर चेंज कर दिया। Now the Aurangzeb had began showing orthodoxy. अब वो कट्टर बन गए थे, कट्टर मुस्लिम, which means that he was actually taking the anti-Hindu policies. And there were the evidences that the hatred tax, jizya, एक सबसे बड़ा टैक्स था उस टाइम का, which were levied from the non-Muslims के ऊपर इम्पोज किया जाता था। जजिया, एक जजिया टैक्स उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया उस टाइम नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, कि कहा कि जो यहाँ मुस्लिम्स नहीं है, नॉन मुस्लिम्स है, हिंदू, उनके ऊपर एक हेट्रेड टैक्स इंप्लीमेंट किया गया, which means there was a religious hatred separated by Aurangzeb. And also we came to know that certain temples were being destroyed. Further, there were various restrictions put upon the Hindus. यानी कि उनकी रिलीजियस पॉलिसी थी, दिस वाज द रीजन कि उन्होंने एक ऐसी रिलीजियस पॉलिसी उस टाइम इंप्लीमेंट कर दी थी जिसकी वजह से ये तो डिक्लाइन की ओर एम्पायर चला जा रहा था। हिंदूज के खिलाफ पॉलिसीज उठाई, राजपूत के खिलाफ उन्होंने स्टेप्स उठाए, so that means that he was actually starting a policy of suppression, so that the whole Hindus and these Rajputas we have suppressed it. वो सप्रेस करने की इनको कोशिश कर रहे थे। तो ये जो कुछ सिस्टम्स थे औरंगजेब के, जैसे हमने देखा कि उन्होंने यहां से अपना 25 साल के लिए एम्पायर छोड़ के दक्कन में चले गए, मराठास के साथ उनकी वहां पर टसल रही, and at the end he defeated, which led to the deterioration of the empire. दूसरी बात जो उनकी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी, उन्होंने हिंदूज के खिलाफ टेम्पल्स की डिस्ट्रैक्शन वहां पर हुई, हिंदूज के खिलाफ जजिया को इंप्लीमेंट किया, which was the most hated tax. तो ये सब जो चीजें थी, कहा जाता है इन चीजों ने, these things have actually demolished, or we can say have become the base for the overall decline of the Mughal empire. तो ये हमारा पहला रीजन था कि किस तरह से औरंगजेब, अब जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, 1707 की बात है, इट्स इन 1707 औरंगजेब डाइड, एंड नाउ देयर बिगेन द वार्स ऑफ सक्सेशन। यानी अब जो हमारा दूसरा क्लास होगा वो होगा वार्स ऑफ सक्सेशन। यानी जब औरंगजेब की हमने ये देखने की कोशिश की, व्हेन वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग, इफ you will look these previous 2 lectures about the later Mughals, and you will see that how the war of succession began after the death of Aurangzeb. सबसे पहली बात आपने देखेंगे कि जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, 1707 की बात है, तो there began a war of succession among his NOKs, or we can say among his legal heirs, or we can say among his successors. और इसमें जो जीत हो जाती है बहादुर शाह की, वो हमने देखा, लेकिन देखने की बात है हाउ दिस वॉर्स ऑफ सक्सेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। देखिए, जब वॉर्स ऑफ सक्सेशन होते थे, यह जंग लगती थी, इंटरनल जंग लगती थी, देयर वर द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वी कैन से दैट, एंड देयर वाज द ह्यूज लॉस ऑफ मेन, लॉस ऑफ मटेरियल, लॉस ऑफ इन्फेंट्री, लॉस ऑफ कैवलरी, लॉस ऑफ सोल्जर्स। तो क्या हो जाता था? लॉस ऑफ ट्रेजरी, क्योंकि इनके ऊपर खर्चा करने के लिए, लॉस ऑफ वेपन्स, लॉस ऑफ टूल्स। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो एक वी कैन से दैट हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, जो ये वॉर्स ऑफ सक्सेशन हुए, इन्होंने इंटरनली अंदरूनी जो एम्पायर की स्टेबिलिटी थी वो जो थी वो एक्सपायर हो रही थी,
एम्पायर जो था वो अब डिस्ट्रैक्शन की ओर चला जा रहा था, एम्पायर जो था वो अब डिसइंटीग्रेशन की ओर चला जा रहा था। ये दूसरा बड़ा रीजन था कि जो वार्स ऑफ सक्सेशन थे इन्होंने भी एम्पायर को अंदर से तोड़ के रखा हुआ था। क्योंकि हमने देखने की कोशिश की कि पहले तो औरंगजेब की डेथ हो गई, उनके बच्चों के खिलाफ लग गई वार ऑफ सक्सेशन। जब बहादुर शाह की डेथ हो जाती है तो उनके जो सक्सेसर्स थे उनको आपस में एक वार ऑफ सक्सेशन का सामना करना पड़ता है। एंड देन जहांगीर शाह got succeeded and attained the throne, captured the throne। फिर इसी तरह से हमने देखा कि ये भी एक बहुत ही बड़ा जो इवेंट था, वीकेंड से ये जो एक मसला था, इसकी वजह से भी डिक्लाइन जो था वो मुगल एम्पायर का ज़वाल पजीर हो गई। तीसरी बात जो हमारे पास थी, दैट वाज द वीक नेचर ऑफ द नोबिलिटी। अब हमने देखने की कोशिश की, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे हैं, अगर देखे नहीं है तो आप जाइए और देखिए कि जो नेचर ऑफ नोबिलिटी था दैट हैज नाउ बिकम वीक। हमने पहले आपको ये बताया कि शुरुआत में जो नोबल्स थे, जब किसी किंग की डेथ हो जाती थी तो दीज नोबल्स व्हाट दे वर एक्चुअली डूइंग, दे वर हेल्पिंग द मोस्ट डिजेनरेट एंड पावरफुल नोबल, पावरफुल प्रिंस टू कैप्चर द थ्रोन। क्या वो तख्त नशीन हो जाए जो पावरफुल होगा, वन हु इज वेरी एबल, फारसाइटेड, जनरस, वो आगे जाके किंग बन जाए। तो शुरुआत में जो नोबल्स का नेचर ऐसा था, लेकिन बाद में नोबल्स ने क्या काम किया, नाउ दीज नोबिलिटी changed their nature and now they have become direct contenders and these princes were used as mere pawns so that the actual power be captured by the nobility। अब क्या काम होने लगा, अब एक बहुत ही बड़ी चेंजिंग जो हमने देखी वो ये था कि जो ये नोबल्स थे, अब इन्होंने काम किया जो कुछ लेस एबल्ड, हम कहीं वी कैन से दैट लेस एबल्ड, जिनके पास कोई जनरलशिप नहीं थी, वन दे वर फाउंड ऑफ ईज एंड लक्ष्मी, उन किंग्स को ये उठाकर, वैसे प्रिंसेस को ये आगे रखकर, तो खुद जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन थी विच वाज कैरिड आउट बाय दिस नोबल्स। तो यानी कि जो नोबिलिटी की वीकनेस जो थी, और इसके बाद हमने देखने की कोशिश की कि अब जो नोबल्स थे दे वर नॉट वर्किंग फॉर द ओवरऑल एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर और फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, बट नाउ दे हैव बिकम वेरी रीजनल। देयर वर द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द नोबिलिटी। अब नोबल्स एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे थे कि ये क्यों बन गया नोबल, ये क्यों इतना पावरफुल हो गया। दिस वाले आपने देखा हाउ व्हेन जुल्फिकार खान was the actual power was in the hands of Zulfikar Khan, although the king was Jahandar Shah, and at that time the whole administration was carried out by that Zulfikar Khan, and how these nobles treacherously, or we can say they actually intrigued and conspired against the Zulfikar Khan, and resultantly the ears of the king were poisoned, and in this way the noble Zulfikar Khan was being killed. So there was actually the jealous, the controversy, that there was actually the conflicts between these nobles, and they have now become very meaningless। अब उनके पास वो एक रोशनी नहीं रही थी कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के बल, लेकिन कहीं पर अगर आपकी जंग थी नोबल्स की, वन मोर थिंग ऑफ दिस नोबल्स, कहीं पर कोई बैटल है तो दे वर एक्चुअली फाउंड ऑफ प्लेजर एंड ईज, लेजर एंड लक्ष्मी, वो एंजॉयमेंट के साथ चल रहे थे। they wasn't taking care of the administration, they were carrying their family, accompanying their family with them in the battlegrounds, and this means that the how actually the weak nature of nobility was there, and this was the main thing for the disintegration, for the collapse of the mighty Mughal empire। तो ये हमारी तीसरा काज था। पहला था हमारा वीक एंड हार्श पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, दूसरा हमने देखने की कोशिश की वार ऑफ सक्सेशन, और तीसरा पॉइंट हमने देखने की कोशिश की दैट वाज वीक नेचर ऑफ द नोबिलिटी। उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट था दैट वी कैन से इन द नेम एज जमींदारी क्राइसिस। ये कहना भी गलत नहीं होगा, आप जमींदारी, क्योंकि इरफान हबीब जो थे एक हिस्टोरियन है, उन्होंने बोला है कि जमींदारी क्राइसिस वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। एज मैंने पहले ही बोला है, जो मैं डिस्कस करता हूं, आई एम डिस्कसिंग as per the light of Spectrum and Bipin Chandra collaboratively, both these books are here। Spectrum भी है हमारे पास और हमारे पास बिपिन चंद्रा भी है, तो there is actually the comparison between the Spectrum and बिपिन चंद्रा। तो इरफान हबीब ने बोला कि there were actually जमींदारी क्राइसिस। तो देखिए जमींदारी क्राइसिस कैसे थे, मैं आपको बोलूंगा। हमने कल परसों भी एक बार बात करने की कोशिश की थी। The government began with a new land revenue system which was called as इजारा सिस्टम। एक इजारा सिस्टम वहां पर लाया गया था। इट वॉज अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट मेड एन एग्रीमेंट विद दिस जमींदार एंड लैंडलॉर्ड्स, व्हाट इन अदर वर्ड्स वी कैन से एज इंटरमीडिएटरीज। So there was an agreement with these intermediaries, and in which these intermediaries were required to
pay a fixed amount of money, a fixed amount of revenue to the government. And however, these intermediaries were allowed to get as much what they can from the peasants. In this way, you are watching there how actually these peasants were being suppressed and how their rights were being snatched. आप देख रहे हैं कि एक इजारा सिस्टम एक लाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से. इसमें कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वो एक एग्रीमेंट करेगी लैंड लॉर्ड और जमींदार के साथ, इंटरमीडिएट के साथ, और उनको एक फिक्स्ड अमाउंट देना होगा गवर्नमेंट को. वाइल एज ये जो इंटरमीडिएटरीज थी, ये जो मिडलमैन थे, दे वर अलाउड, उनको ये परमिशन दी गई कि आपको जितना मर्जी उतना लैंड रेवेन्यू आप पीजेंट्स से ले लो, हमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट दे देना. दैट मीन्स कि जो पीजेंट्स थे उनके साथ कितनी ज्यादती हो रही थी, उनके जो राइट्स थे वो कैसे स्नेच हो रहे थे, क्योंकि वो पूरे साल भर मेहनत कर रहे थे और जमींदार आके सारा जो उनका जो रेवेन्यू था वो ले जाता था. इस तरीके से जो दिस पीजेंट्स बिगेन रिवोल्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इन्होंने भी बगावत करने की कोशिश की. तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन था विच लेड द अल्टीमेट सबजुगेशन ऑफ द मुगल एम्पायर. बाद में हमने ये भी देखने की कोशिश की, दीज जमींदार एंड लैंड लॉर्ड्स टू वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट. व्हाई? Because there was the prohibition of granting these jagirs or lands to these zamindars and landlords. क्योंकि पहले हमने देखा था there was actually the reckless grant of these jagirs and we can say lands to these zamindar. लेकिन अब उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी. तो ये भी एक वजह थी जिस वजह से जमींदारी रिवोल्ट हो गया अगेंस्ट द गवर्नमेंट और इसकी वजह से भी डिक्लाइन हो गया मुगल एम्पायर का. और सबसे फाइनल रीजन जो हमारे पास है दैट्स एक्चुअली द फॉरेन इन्वेजन. जैसे हमने पीछे डिस्कस करने की कोशिश की है कल के वीडियोस में, फॉरेन इन्वेजन जो थी दैट टू वाज अ रीजन. हमने बात की फॉरेन इन्वेजन की तो हमारे पास दो बड़े नाम आ जाते हैं, एक तो नादिर शाह और दूसरा अहमद शाह अब्दाली. जब हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इससे पहले हम थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करेंगे. मोहम्मद शाह रंगीला, अगर आपको याद होगा इट वाज मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला इफ यू कुड रिमेंबर. तो जब सैयद ब्रदर्स को डिपोज किया गया विद द हेल्प ऑफ निजामुल मुल्क आसिफ जाह एंड हिज फादर्स कजिन मोहम्मद अमीन खान, द सैयद ब्रदर्स वर डिफीटेड एंड किल्ड. इन दिस वे द अल्टीमेट रूल came into the hands of Muhammad Shah Rangila. When actually the administration was carried by Muhammad Shah Rangila, he began showing leniency, negligence in all respects, because he is fond of ease and luxury, love and pleasure. तो वो जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, आप नाम से ही जान सकते कि वो अपनी रंगरलियों में मस्त थे. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के वेलफेयर के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए. उन्होंने फॉर द स्मूथनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लाने की कोशिश नहीं की. देयर वाज नो रिफॉर्मेशन इन द सिस्टम, इनटू द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उसके साथ हमने ये देखने की भी कोशिश की दैट द फ्रंटियर गेट्स वर बीइंग नेग्लेक्टेड. जो बॉर्डर्स थे उनके ऊपर भी किसी ने देखने की कोशिश नहीं की. दैट मीन्स द आर्मी वाज हैव बीन पोस्टेड इन द फ्रंटियर एरियाज सो एज टू हैव प्रोटेक्टेड द एनी फॉरेन इन्वेजन. लेकिन ऐसा भी कोई इन्होंने स्टेप नहीं उठाया कि ये फॉरेन इन्वेजन से प्रोटेक्ट कर सकती है अपने स्टेट को, अपनी प्रोविंसेस को. इस तरीके से वहां के जो नोबल्स थे, हमने कहा दे टू वर डिस्कस्ड विद दिस मोहम्मद शाह बिकॉज देयर अटेम्प्ट्स फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज बीइंग नेग्लेक्टेड. क्योंकि निजामुल मुल्क आसिफ जाह थे, बाद में उन्होंने हैदराबाद स्टेट की क्रिएशन की. अगले आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे किस तरह से स्टेट्स की क्रिएशन हो जाती है. तो उनको भी उन्होंने उसके ऊपर भी कोई तवज्जो देने की कोशिश न की. और जब बॉर्डर्स ओपन रह गए, व्हेन एक्चुअली द फ्रंटियर गेट्स वर नेग्लेक्टेड, सो इट वाज इजी फॉर द इन्वेडर्स टू इन्वेड. इस तरह जो नादिर शाह थे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे उस टाइम फॉर द वेल्थ ऑफ इंडिया, एज इट वाज वेल नोन एज गोल्डन स्पैरो. सोने की चिड़िया माना जाता था इंडिया को उस वक्त. तो गेट्स आसान थे, तो इट वाज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर नादिर शाह टू हैव इन्वेडेड इंडिया. तो नादिर शाह ने आराम से हमला किया और उन्होंने 1738 को यहां पर उन्होंने लाहौर को कब्जा कर लिया. बाद में जो यहाँ के इंटरनल स्टेट्स थे, नोबल्स थे, they began hurried preparations for suppressing the revolt of Nadir Shah, for suppressing the invasion of Nadir Shah. But unfortunately, there were the internal conflicts. There was no unity, no cooperation among the leaders of India. We can say these nobles and the king, and resultantly,
a battle was fought between the Nadir Shah and Muhammad Shah Rangila and other nobles, and which is well known as Battle of Karnal. 13 अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल 1739 की बात है, एक जंग हो जाती है जिसे हम बैटल ऑफ करनाल के नाम से जानते हैं, और इसमें नादिर शाह ने कंप्लीट तौर से मोहम्मद शाह रंगीला और बाकी मुगल्स जो थे, बाकी नोबल्स थे, उनको डिफीट कर दिया, उनकी हार हो गई, और इस तरह से मोहम्मद शाह रंगीला जो थे उनकी डेथ भी हो जाती है। बाद में नादिर शाह उनको साथ ले जाते हैं और बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है उन्हीं के हाथों। तो यहां पर जब फॉरेन इन्वेजन हुए तो हमने देखा कि नादिर शाह ने यहां पर अच्छे से लूटने की कोशिश की, उन्होंने इंडिया को लूट मार करने की यहां पर कोशिश की। ही लूटेड एंड प्लंडर्ड द वेल्थ एंड द ट्रेजर्स ऑफ इंडिया. It's estimated that an amount of rupees 70 crore has been looted from the Indian treasurers with the Kohinoor diamond and jewel picket throne of Shahjahan. 70 करोड़ रुपए की ये बात कर रहे हैं कि 70 करोड़ रुपया और कोहिनूर का हीरा जो था, डायमंड था, वो और भी काफी किस्म की लूट मार जो यहां से थी, लूट ऑफ वेपन्स, वी कैन से देयर वाज द प्लंडर ऑफ मैन एंड मटेरियल व्हिच वर बीइंग कैरीड बाय नादिर शाह टू पर्शिया। इस तरह से जो नादिर शाह का इन्वेजन था उसने एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह तोड़ दिया था, ट्रेजरीज को एम्प्टी कर दिया था, लूटमार हो गई, लॉस ऑफ मैन एंड मटेरियल, द डेथ ऑफ द मुगल किंग मोहम्मद शाह रंगीला। इस तरीके से जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुगल्स का जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से यहां पे खत्म होने लगा था। बाद में अब थोड़ा बहुत रिवाइव करने की कोशिश की थी, बट इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इन 1761 or you can say around 1760 there was the revolt from Ahmad Shah Abdali, सक्सेसर ऑफ नादिर शाह। वो कहते थे खुद को मैं नादिर शाह का जानशीन हूं, मैं नादिर शाह का सक्सेसर हूं।